हाय स्टूडेंट, आज फिर से मैं एक बार डॉक्टर जगदीश चंद्रा आपके सामने प्रस्तुत हूँ। एक बार फिर से आपका केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमारा चल रहा था 15 ग्रुप एलिमेंट पी ब्लॉक में, आज उसी को हम आगे कार्य करने वाले हैं जो पोर्शन उसका छूट गया है। आज जिस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वह है आपका नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो आज हम स्टडी करेंगे HNO3 कैसे बनाई जाती है, प्रयोगशाला में कैसे बनाई जाती है, और जो औद्योगिक मेथड है इसका इंडस्ट्रियल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ओस्टोवर्ट विधि, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बड़े ध्यान से मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से बहुत महत्वपूर्ण है। ओस्टोवर्ट मेथड्स कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और जो इससे जो बीच में रिएक्शन निकल के आती हैं, ये छोटी छोटी रिएक्शनें कई बार कंप्लीट करने या सीधे सीधे रिएक्शन पूछी जाती है। तो बच्चों, मेरी वीडियो को अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिए, तो आपके बहुत काम आएगा और एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम बात करते हैं, जैसे अगर पहले हम बात करते हैं प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि में क्या अंतर है। बच्चे कई बार इसको जान नहीं पाते हैं। एक्चुअली में प्रयोगशाला विधि जो होती है उसमें हमें क्या होता है, प्रूव करना होता है कि इसमें नाइट्रिक अम्ल बन रहा है, या जो भी हम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो बन रहा है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। लेकिन जो इंडस्ट्रियल लेवल का मेथड होता है उसमें हम बल्क में, मीन्स ज़्यादा यील्ड हमें चाहिए होता है, ज़्यादा मात्रा में उत्पादन अगर हम करना होता है तो उसे हम बोलते हैं औद्योगिक मेथड या इंडस्ट्रियल मेथड। तो आज हम बात करेंगे पहले प्रयोगशाला विधि का। तो प्रयोगशाला में जो नाइट्रिक अम्ल को जो बनाया जाता है वो नाइट्रेट और सल्फ्रिक अम्ल को आपस में मिला के बनाया जाता है। जब हम नाइट्रेट, किसी मेटल का नाइट्रेट और सल्फ्रिक अम्ल को मिला दें तो उन दोनों के बीच में जब अभिक्रिया होती है तो आपका क्या बनता है, नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। और जो ओस्टोवर्ट विधि है, जो औद्योगिक मेथड है, इसके कॉमनली 4 चरण होते हैं। पहले चरण में हम देखते हैं कि जो प्लेटिनम उत्प्रेरक हम इसमें यूज़ करते हैं, प्लेटिनम की जाली जो उस टैंक पर लगाते हैं, जिसमें हम क्या प्रवेश करते हैं, अमोनिया गैस और वायु को प्रवेश करवाते हैं उसमें, और उसमें जाली लगाते हैं किसी प्लेटिनम की। लेकिन ये जो रिएक्शन होती है काफ़ी एक्सोथर्मिक होती है, मीन्स बहुत सारी हीट उत्पन्न करती है। इसलिए जो अगला जो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, जब वो नेक्स्ट टैंक में जाता है तो उस टैंक को हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ठंडा उसमें शीतलन लानी पड़ती है, जिससे कि जो उच्च ताप है उनके ताप क्या जाए, सामान्य ताप में आ जाए या कम ताप में आ जाए। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो आगे हम बात करते हैं। देखिए, आज का मेन जो टॉपिक है उसको हम थेरिकल्स का पढ़ते हैं। नाइट्रिक अम्ल मीन्स HNO3 का निर्माण कैसे किया जाए। तो बनाने की विधि की बात हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बनाने की विधि प्रयोगशाला विधि अगर हम पहले फर्स्ट क्या बोले, प्रयोगशाला विधि बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रयोगशाला विधि हमें आनी चाहिए। प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल नाइट्रेट और सल्फ्रिक अम्ल की अभिक्रिया से बनाया जाता है। तो कोई भी नाइट्रेट, जैसे मैंने यहाँ पे लिया सोडियम नाइट्रेट, और सोडियम नाइट्रेट को सल्फ्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराई है तो बन गया आपका सोडियम बाइसल्फेट और नाइट्रिक अम्ल। क्या बन गया आपका, नाइट्रिक अम्ल और सोडियम बाइसल्फेट। ये तो हो गया आपका प्रयोगशाला विधि। अब अगर बात करें हम ओस्टोवर्ट विधि का, औद्योगिक विधि, जो कि आपका इम्पोर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो बहुत ध्यान से मेरी वीडियो को देखिए, ये स्टेप्स को समझिए, जिससे आपको इसको समझने में और याद करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। इस विधि में नाइट्रिक अम्ल का निर्माण 4 चरणों में होता है। 4 चरण हम कैसे कर ले। प्रथम चरण है आपका, प्रथम चरण में क्या होता है, पहले चरण में प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया और वायु मीन्स ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। कैसे, देखिए यहाँ पे तो 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिए, 4 NH3, 5 O2 इन द प्रेजेंस ऑफ PT, और 700 केल्विन टेम्परेचर पे इसको हीट हम करते हैं तो क्या बनता है आपका, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। और क्या बनते हैं आपके 6 जल के अणु बनते हैं। और ये क्या होती है, एक्सोथर्मिक मीन्स
ऊष्मा सेपी अभिक्रिया होती है, इसमें बहुत सारी ऊष्मा, इतनी ऊष्मा निकलती है, मीन्स -89.9 किलो जूल पर मोल्स की बात हम करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कई बार जो रिएक्शन है भाई, इनऑर्गेनिक में अगर रिएक्शन है या तो हमें याद करनी पड़ेगी या हमें फंड उसे क्लियर होनी चाहिए। तो होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 4NH3 5O2, तो जहाँ पे इस टाइप के ऑक्सीजन्स और जहाँ पे फिर हम हीट भी दे रहे हैं और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन्स दोनों कॉम्बिनेशन में आ रहा है, तो डेफिनेट हीट देने पे क्या निकलता है, जल का अणु निकलता है। तो हम इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे 4NH3, तो आपके हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं, 12 हाइड्रोजन अमोनिया में उपस्थित है। तो हाइड्रोजन हमने पूरे लेने हैं और उसके साथ क्या निकलेंगे आपके 6 2 जा 12 हमने हाइड्रोजन ले लिया सीधे सीधे, और उसमें क्या जोड़ दिया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने आए, 6। तो ऑक्सीजन 10, ऑक्सीजन कितने हमारे पास 10 है, 10 ऑक्सीजन है, तो 10 में से 6 यूज हो गए, रिमेन लेफ्ट 4। तो 4 क्या बचे आपके, NO, तो 4 ऑक्सीजन और ये। तो इस तरीके से एक ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रिक ही है। हमें यहाँ पे देखना है हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 6, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, नहीं सॉरी 12 हाइड्रोजन है और आपके 10 के हैं ऑक्सीजन है। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल बन सकते हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल बन सकते हैं। तो इस तरीके से इन रिएक्शन को हम याद करने का एक तरीका हो सकता है, जो हम कह सकते हैं ट्रिक है। अगर हम ऑर्डिनरी रिएक्शन की बात करते हैं वहाँ तो हमें मैकेनिज्म क्लियर होती है, लेकिन यहाँ पे कोई मैकेनिज्म्स हमें नहीं देखना होता, हमें केवल रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए, और प्लस इसमें कुछ ट्रिक्स इस तरीके से हम लगा सकते हैं। अब देखिए पहले चरण में क्या बन गया आपका, पहले चरण बन गया आपका नाइट्रिक अम्ल। अब देखिए द्वितीय चरण में क्या होता है, द्वितीय चरण में, इस चरण में नाइट्रिक ऑक्साइड, जो नाइट्रिक ऑक्साइड आपका यहाँ बना, ऑक्सीकृत होकर क्या बनाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है, NO2 बनाती है, जो भूरे रंग की गैस होती है। अब देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण किया, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे सीधे सीधे एडिशन रिएक्शन हो रही है, जुड़ रहे हैं, तो क्या बन जाएगा आपका 2NO2। तो क्या बन गया कि भूरी रंग की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। द्वितीय चरण क्लियर हो गया आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड चरण में देखिए। तृतीय चरण में क्या होता है, इस चरण में अब जो यहाँ द्वितीय चरण से बना NO2 जल में घोलकर इसको क्या करते हैं, जल के संपर्क में लाते हैं, और तो क्या बन जाता है आपका नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, या नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। तो जल के संपर्क में लाने में सीधे सीधे यहाँ पे क्या बन गया आपका। अब यहाँ पे देखिए, अब इनमें भी हमें ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे वाटर मॉलिक्यूल हमने 1 लिया, तो हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, तो सीधे सीधे जो आपका नाइट्रिक अम्ल बनेगा, नाइट्रिक अम्ल में हाइड्रोजन होता है, तो 2HNO3 बनेगा, और रिमेन लेफ्ट उसके बाद हमारे क्या बचते हैं, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, मीन्स फिर से हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये बनिए आपका नाइट्रिक एसिड। लेकिन हम यहाँ से देखते हैं 68% ही आपका क्या बनता है, नाइट्रिक अम्ल होता है। तीसरे चरण से आप देखिए, चौथे चरण में हम क्या देख रहे हैं, चौथे चरण में तीसरे चरण से प्राप्त HNO3 का आसवन करने पर, अगर HNO3 का आसवन कर देंगे, जो भी इसके अशुद्धियाँ होंगी आसवन करने पर क्या होंगी, अलग हो जाएंगी। मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड अगर या इसके अन्य कुछ अशुद्धियाँ हैं वो आसवन से क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। तो आसवन करने के बाद 68% नाइट्रिक अम्ल बनता है। तो फिर उसको हम प्यूरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा इसका निर्जलीकरण करने पर 98% क्या बनता है आपका, नाइट्रिक अम्ल बनता है। तो ये तो 4 चरण हैं, ये चरणों को आप ध्यान में रखिए। अब इसके बाद इसके डायग्राम से एक बार आपको फिर से समझाऊंगा। पहले इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, पहला स्टेप में देखिए परिवर्तक में क्या हो रहा है। इस टैंक में हमने प्लेटिनम की जाली ले रखी है, और यहाँ से क्या प्रवेश कराते हैं, अमोनिया और ऑक्सीजन, अमोनिया और वायु को प्रवेश कराएंगे इस टैंक में, और यहाँ पे क्या होगी, रिएक्शन होगी। थोड़ा हल्की हीट भी हमें यहाँ पे करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, आपकी ऊष्मा सेपी अभिक्रिया होती है बहुत, और आपका जो अमोनिया और ऑक्सीजन आपस में यहाँ पर रिएक्ट होके क्या बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड।
क्या बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। और जब नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पर बनती है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, और जो ज़्यादा एनर्जी, जो ताप बढ़ जाता है, उस ताप को कंट्रोल करने के लिए, उसको कम करने के लिए, क्योंकि आगे हमें इतनी ताप की आवश्यकता होती नहीं है, तो उस ताप को हमें कम करने के लिए यहाँ पे क्या लगाया जाता है, शीतलक लगाया जाता है। तो इस शीतलक में हम बर्फ़ या पानी भर देते हैं, जिससे जो यहाँ से गैस आएगी, मीन्स जो यहाँ से कौन सी गैस आएगी, यहाँ से आएगी आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड। कौन सी आएगी, नाइट्रिक ऑक्साइड। उसको जब यहाँ से पास होगी तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो कम होकर आगे बढ़ेगा, और जैसी शीतलक के बाद अब जो गैस होती है नाइट्रिक ऑक्साइड, इस टैंक में, ऑक्सीकारक टैंक में या ऑक्सीकारक कक्ष में हम कह लें, तो ऑक्सीकारक कक्ष में हम क्या प्रवेश कराते हैं, ऑक्सीजन प्रवेश कराते हैं, वायु का प्रवेश कराते हैं। तो यहाँ से वायु का प्रवेश हम इसमें कराते हैं। तो वायु का प्रवेश कराने पर यहाँ पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वायु से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 गैस। ये जो गैस बनती है, कौन सी गैस, NO2 गैस, 2NO2 गैस बन गई। अब ये गैस आयु को बढ़ती है, ये NO2 गैस आयु को बढ़ेगी, कहाँ पहुँच जाएगी, आपके इस टैंक में, जहाँ पर इसको हम किससे वो करेंगे, इसको जल से रिएक्ट कराएंगे, मीन्स जल में NO2 को घोलेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस टावर में, जब हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अवशोषक टावर की तली को अम्ल प्रूफ फ्लिंट, तो अम्ल प्रूफ फ्लिंट ये है, या क्वार्ज भी हम भर देते हैं। तो यहाँ से जब हम पानी गिराते हैं अम्ल प्रूफ, जिसमें अम्ल प्रूफ फ्लिंट हम कह सकते हैं, तो अवशोषक टावर में जब इससे पानी रिएक्ट करता है तो आपका क्या बनता है, नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, आपका नाइट्रिक अम्ल बनता है, और फिर से यहाँ पे थोड़ा सा क्या बन जाती है, आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड। और इसके अलावा भी जो अशुद्धियाँ होती हैं, कुछ अशुद्धियाँ यहाँ से, अशुद्धियाँ या अवशिष्ट अशुद्ध गैसें यहाँ से बाहर निकल जाती हैं, और आपका क्या बन जाता है, यहाँ पे 3NO2 + H2O, मीन्स जो जल के साथ NO2 अभिक्रिया करके यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो फिर इसके बाद इसका हम क्या कर लेते हैं, आसवन करते हैं। आसवन के बाद फिर इसका निर्जलीकरण करते हैं। निर्जलीकरण से हमें 98% आपका नाइट्रिक अम्ल शुद्ध मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे इसको हम शुद्ध नहीं कहेंगे, कुछ अशुद्धियाँ इसमें रह जाती है। तो पहले उसका हम क्या कर लेते हैं, आसवन कर लेते हैं, और आसवन करने के बाद फिर निर्जलीकरण किससे करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो सल्फ्यूरिक अम्ल एक निर्जल कारक है, तो उसका यूज हम यहाँ पे करते हैं, फिर हमें 98% आपका प्योर नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो ये था डायग्राम इसका, बहुत शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश करी है, तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल के क्या गुण हैं। तो जो नाइट्रिक अम्ल है ये तो एक रंगहीन प्रबल अम्ल है, बहुत स्ट्रॉन्ग अम्ल ये होता है, लेकिन कोई कलर इसमें नहीं होता है। यह प्रबल ऑक्सीकारक है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक ये है, और अधातु से क्रिया करके अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, मीन्स अधातु को अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। जैसे हम कह लें कार्बन को कार्बनिक अम्ल में ये बदल देता है। तो बहुत सारे इसके आगे गुणों की हम बात करते हैं। तो पहले आप ये डायग्राम का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए। ये नाइट्रिक अम्ल के गुण हैं। पहला गुण जैसे मैंने बताया था, यह रंगीन प्रबल अम्ल है, यह प्रबल ऑक्सीकारक है, बहुत महत्वपूर्ण है, अधातु से क्रिया करके अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो जो भी अधातु से क्रिया करके जो एसिड है उसको क्या बनाती है, अम्ल में ऑक्सीकृत कर देती है। जैसे कार्बन की हम बात कर रहे हैं, कार्बन को हम नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो कार्बनिक अम्ल H2CO3, और सल्फर से क्रिया कराएंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल, और फास्फोरस से हम अभिक्रिया कराते हैं तो बन जाता आपका फास्फोरिक अम्ल H3PO4। तो ये इसके कुछ प्रमुख गुण थे जिस पर मैंने आपसे बात करी है। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। अब देखते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। ऑक्साइड प्रकृति और रंग क्या क्या है इसमें बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं N2O मीन्स नाइट्रस ऑक्साइड। जैसे कि हम जानते भी हैं नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है, आपकी लाफिंग गैस होती है, हंसाने वाली गैस
आपने एक कक्षा 11 में या कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड। इसकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है, रंगीन, कोई कलर इसका नहीं होता है, और किस फॉर्म होती है? गैस फॉर्म में। ये भी एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। अनदर ऑक्साइड नाइट्रोजन का है नाइट्रिक ऑक्साइड NO। ये भी उदासीन होता है, रंगीन होता है और गैस फॉर्म में होता है। और तीसरी ऑक्साइड होती है N2O3 मीन्स नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड की बात हम करेंगे। ये अम्लीय प्रकृति की होती है, ये उदासीन नहीं होता है। किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। और इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। और ये क्या होता है? ठोस होता है। अगली हम बात करेंगे, अगला है आपका ऑक्साइड नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। बहुत महत्वपूर्ण है, अम्लीय प्रकृति का होता है और किस रंग में? भूरी रंग की गैस जब कहीं पर भी बनती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भूरे कलर की गैस के रूप में बनती है। उसके बाद है N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ये भी अम्लीय प्रकृति का होता है, रंगहीन, और किस अवस्था में मिलता है हमें? द्रव अवस्था में मिलता है। और अगला ऑक्साइड है इसके N2O5 मीन्स नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ये भी अम्लीय प्रकृति का होता है, रंगीन होता है, और अवस्था कैसी होती है इसकी? ठोस अवस्था होती है। अब इन्हीं पे महत्वपूर्ण है कि इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको बताना बहुत ज़रूरी है कि इनके अनुनाद स्ट्रक्चर बनाइए, ऐसा करके क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो अनुनाद संरचनाएं की बात हम करेंगे। अनुनाद संरचनाएं, पहला ऑक्साइड क्या हमारा? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड है। इसकी अगर अनुनाद संरचना की हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन के 2 तत्व इसमें हैं, ऑक्सीजन का एक अणु है, एक परमाणु है। तो इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है +1। अब इसके ऑक्सीकरण रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड से ही ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, एक पेयर ये है, एक पेयर है, 2 पेयर यहाँ पर बचे हुए हैं। यहाँ पे कोई लोन पेयर बचा नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। जबकि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3। यहाँ पे कितनी हुई? 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या आवेश आ गया? प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया। जबकि यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। बाकी ऑक्सीजन्स 2 बॉन्ड्स 2 लोन पेयर बचे हैं और 2 इसने शेयर किए हैं, तो 6 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा। अब देखिए अगली कंडीशन क्या आ सकती है, जब ये पेयर उसको देता है, मीन्स यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, मीन्स ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, मीन्स पेयर 1 2 3 4 5 6। जब नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड मीन्स अपना इलेक्ट्रॉन शेयर ऑक्सीजन की तरफ कर देता है, तो उसके इसमें ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगी? नेगेटिव चार्ज। इस पे क्या आएगा आपका? पॉजिटिव चार्ज। और ये लोन पेयर क्या करेगा? एक लोन पेयर यहाँ पे क्या बनाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। ये जो ट्रिपल बॉन्ड बना है, एक लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये बॉन्ड एक नाइट्रोजन क्या कर रहा है? एक बॉन्ड उधर शिफ्ट कर रहा है, इस बॉन्ड को उधर शिफ्ट कर रहा है, और तब ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो रहा है। तब ये कंडीशन आ रही है। कौन सी कंडीशन? ये वाली कंडीशन। तब NN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएंगे, जबकि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 लोन पेयर थे, अब एक ही लोन पेयर बच रहा है। एक लोन पेयर नाइट्रोजन पे ऑलरेडी होता है, तो कोई चार्ज इस पर नहीं होगा। सेंटर वाले नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर से 1 2 3 4 वैलेंसी यहाँ पे जो पॉसिबल नहीं है, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन निकैलिक पेयर नाइट्रोजन से ले लिया। और फिर ये पोजीशन बैक आ सकती है, मीन्स ये लोन पेयर जो उसने लिया है उसको वापस दे सकता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा, और ये ट्रिपल बॉन्ड फिर से आ जाएगा। तो कंडीशन फिर से क्या आ जाएगी? यही आ जाएगी। तो ये 2 कंडीशन है। इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर हम ऐसा भी दिखाना चाहें, ऐसे भी शो कर सकते हैं। इसका यहाँ ट्रिपल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन पे। तब ये कंडीशन आएगी, तो ये और ये इधर को बैक करेगा, तो ये कंडीशन आएगी। तो ये हो गया आपका नाइट्रस ऑक्साइड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर या अनुनाद संरचना। अब बात करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, जो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2। अब यहाँ इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड, टोटल वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 1 2 3,
कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है, 2 डबल बॉन्ड बिल्कुल सिंपल तरीके से बन रहा है। 11 इलेक्ट्रॉन हम कह लें टोटल। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन तो 4, कोई दिक्कत नहीं। 2 ही जो है होते क्या होते हैं आपके नाइट्रोजन में लोन पेयर, एक ही लोन पेयर बचा होता है। अगली कंडीशन क्या हो सकती है, अगर ये डबल बॉन्ड किस में बदल जाए, ट्रिपल बॉन्ड बदल जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाए, क्या बना दे, ट्रिपल बॉन्ड बना दे, मीन्स ये बना दिया। तो क्या होगा, नाइट्रोजन में क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन में क्या आ जाएगा आपका, निगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा तब, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने दिया है। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जब ट्रिपल बॉन्ड बन गया तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये चार्ज ट्रांसफर भी हो सकता है 1 2 3 4। तब क्या हो सकता है आपका, नाइट्रोजन पर भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है जब एक पेयर कहाँ चले जाए, ऑक्सीजन के पास चले जाए। एक पेयर किसके पास चले जाए, ऑक्सीजन के पास चले जाए। तो उस कंडीशन में क्या हो सकती है, उस कंडीशन पे ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज आ सकता है। अगला देखिए अब, N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड प्लस 3 ऑक्सीजन संख्या इसकी होती है। यहाँ पर भी देखिए इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, N की वैलेंसी होती 3 नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती 2, ये हमें याद रखना चाहिए। अब देखिए नाइट्रोजन की भी एक सिग्मा बंद है, मीन्स एक बॉन्ड बना हुआ है। इस 1 2 3 और एक लोन पेयर इसके पास है, बिल्कुल यहाँ पे कोई चार्ज इस पर नहीं होगा। यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन 2 शेयर कर दिए, 4 रह गए, कोई चार्ज नहीं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 और 4 एक पेयर इसने दे दिया, किसको, इस ऑक्सीजन को दे दिया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसको एक पेयर दिया है। तो इस नाइट्रोजन में क्या आ गया आपका, पॉजिटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पे कोई दिक्कत नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। और यही कंडीशंस अब यहाँ आ गई। यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड इधर चला गया और पॉजिटिव चार्ज वहीं का वहीं, इसने यहाँ पेयर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड। तो ये तो सिंपल तरीका है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं अगले ऑक्साइड का। अगला ऑक्साइड क्या हमारा, NO2, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट कर लें, फिर मैं इसको रब करूँगा। अब बात करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, इसको पूरा ही रब कर लें। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड चौथा ऑक्साइड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको हम लिख लें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऑक्सीजन संख्या देखते हैं, इससे ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, OS होती है इसकी +4, 4 ऑक्सीजन अवस्था उसकी होती है, और भूरे रंग की गैस होती है, अम्लीय प्रकृति की ये गैस है, और इसका कलर क्या होता है, भूरा रंग। अब देखते हैं इसकी अनुनाद संरचनाएं कैसी हो सकती हैं। एक नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें इसकी वैलेंसी 3 होती है, और एक लोन पेयर इसमें उपस्थित होता है। तो यहाँ पे हम देखें, एक तो ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 4 ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी 2, तो 2 वैलेंसी इसने कर लिया, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर इसमें रिमेन लेफ्ट आपके बच गए। अब देखते हैं दूसरे नाइट्रोजन को ये इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, दूसरे ऑक्सीजन को एक नाइट्रोजन क्या है, लोन पेयर देता है। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 दिखा रहे हैं, यहाँ 4 दिखा रहे हैं। यहाँ तो शेयरिंग हो रखी है, लेकिन यहाँ पे इसने एक लोन पेयर दिया है, यहाँ पे शेयर किया 2, एक दे दिया, तो क्या बचा, टोटल वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो इसका मतलब इस पर क्या बचा, एक ऑड इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाता है, क्योंकि 2 इसने यहाँ दिए, 2 यहाँ दे दिए, पूरा पेयर यहाँ दे दिया, एक
एक पेयर इधर दे दिया, तो कितने बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 और एक बच गया इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन, और ऑड इलेक्ट्रॉन बच गया, उसके साथ भी इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और ऑड इलेक्ट्रॉन इस पर फिर भी बचा हुआ है। तो इसका देखिए, इसका रेजोनेंस क्या हो सकता है, बस ये इधर आ सकता है और कोई दिक्कत नहीं, बस यही रहेगा, ऑड इलेक्ट्रॉन इस पर रहेगा। अब पेयर इधर वाले ऑक्सीजन को दे देगा, यहाँ दो ही पेयर होंगे, और यहाँ आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा, 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4, और यहाँ की आपके 6। तो इसने लिया है, तो थोड़ी देर के हम कह लें इस ऑक्सीजन ने लिया है तो नेगेटिव चार्ज, इसने भी लिया है तो नेगेटिव चार्ज, ये हम दिखा सकते हैं। तो ये इसका अनुनाद संरचना। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं और इसको बता दूँ, जो NO2 गैस है ये हमेशा क्या होती है, डायमराइज होती है, मीन्स द्विकोण बना देती है। क्यों बनाती है, इस ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो ये ऑड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, इस ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये आपस में डायमराइज होती है, मीन्स जुड़ जाती हैं, और दोनों के बीच क्या बना लेती है, एक बंध बना लेती हैं इस तरीके से। तो कई बार क्वेश्चन आता भी है, इसलिए मैं इसको बताना सही समझ रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ये देखिए, तो ये क्या बनाती है, आपस में बंध बनाती हैं, तो इस टाइप का डायमरेशन इसका हो जाता है। तब N2O4 क्या बन जाएगा आपका, N2O4 फॉर्म इसका बन जाएगा। डायमर बनने का कारण क्या है, डायमराइजेशन होने का कारण क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन, जो ये ऑड इलेक्ट्रॉन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाता है, इसके कारण ये क्या बनाता है, डायमर फॉर्म कहलाता है। अब देखिए अगला ऑक्साइड हमारा है, अगला ऑक्साइड हमारे पास N2O4, यही जो हम कह रहे थे डायमर, N2O4 मीन्स डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड में भी हम देखते हैं कि कैसे इसकी संरचना होगी। डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड पहले हम कर लेते हैं, डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, फिर देखते हैं आगे वाला। डाइऑक्साइड तो यही हो गया, डाइब्रेशन इसका हो जाएगा सीधे सीधे। डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, पेंटॉक्साइड की बात हम करते हैं तो पेंटॉक्साइड इस टाइप से आपका बनता है। पेंटॉक्साइड की हम बात करते हैं तो डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, तो पहले एक सिंगल स्ट्रक्चर इसका आना चाहिए। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जो होते हैं एक ऑक्सीजन से कनेक्टेड होंगे। सबसे पहले हम ये चीज़ देख लें, जो पहला स्ट्रक्चर इसका बनेगा। फिर हमें पता है नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, हो गई जी 3। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, ये ट्रिक्स है स्ट्रक्चर बनाने के। तो 1 2 3 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं। अब एक एक क्या होंगे, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, मीन्स एक एक पेयर ये देगा। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया इसका नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो ये स्ट्रक्चर इसका बनता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे कौन सा आवेश आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जिसने लिया है उस पर नेगेटिव चार्ज, और जिन नाइट्रोजन ने दिया है उस पर क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर बन सकता है वो क्या बन सकता है, वैसे इतना ही बन सकता है। इसका रेजोनेंस देखिए, फिर वही हम कर लेंगे N, बीच में ऑक्सीजन। अभी डबल बॉन्ड ऊपर होना तो उसको हम सिंगल बॉन्ड दिखा देंगे, डबल बॉन्ड नीचे को दिखा देंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4,
अब बैलेंस तो कंप्लीट होगी 1 2 3 1 2 3। अब क्या करेगा, डोनेट करेगा, क्योंकि बैलेंस सेल में एक लोन पेयर इसका बच जाता है नाइट्रोजन का, तो ये लोन पेयर दे देगा ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन के पास अपने पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन बच रहे थे और इसने एक पेयर ले लिया, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन ने पेयर दिया उस पर पॉजिटिव चार्ज, तो इसका एक अनोदर स्ट्रक्चर बन जाता है। और N2O4 को आप इसको जोड़ लीजिए, N2O4 का आपका अनोदर स्ट्रक्चर जो ने इससे पहले बनाया था वही चीज़ है। तो ये थे नाइट्रोजन्स के कुछ यौगिक के बारे में डिस्कस करा, कुछ पहले लेक्चर में मैंने कंप्लीट किया था और आज कुछ मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं जो अगला लेक्चर आपके सामने लेके आऊँगा वो फास्फोरस से रिलेटेड, जो फास्फोरस के ऑक्साइड हैं या फास्फोरस के जो रिलेटेड जो यौगिक बनते हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन आपका कंप्लीट ओवर हो गया, जिसमें हमने अमोनिया हैवर प्रोसेस से नाइट्रोजन गैस बनाने की विधि हमने पढ़ी थी। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं इससे हमने बात कर ली। नाइट्रिक अम्ल, तो ये तीन महत्वपूर्ण है, हैवर प्रोसेस से अमोनिया और ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक अम्ल, ये दो महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कैसा मेरा वीडियो आज का लगा आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिए, और पहले वॉच करने वाले तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।